नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में, जो कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी कक्षा 10 का ये हमारा 5वां चैप्टर है। तो चलिए हम बात करते हैं खनिजों के बारे में। तो खनिज हमारे जीवन का अनिवार्य भाग है, जो कि लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने होते हैं। रेल की पटरी, सड़कें या अन्य कोई जो भी हम निर्माण करते हैं वो सभी किसी न किसी खनिज से मिलकर बना होता है। मनुष्य ने अपनी विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी आजीविका तथा सजावट, त्योहार का अनुष्ठानों आदि में खनिजों का प्रयोग किया है। बात करें खनिज क्या है, तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूप में पाए जाते हैं, जिनमें सबसे कठोर खनिज है हीरा और सबसे नरम है चूना। एक खनिज विशेषकर जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय की भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का ही परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं, जो कि निम्न प्रकार से है। सामान्य व वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिजों का मुख्य रूप से 3 विभागों में वर्गीकरण किया गया है। एक है धात्विक, दूसरा अधात्विक और तीसरा है ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिजों को फिर से 3 भागों में बांटा गया है: लोह धातु के, अलोह धातु के और बहुमूल्य खनिज। लोह धातु वे हैं जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे लोहा, एस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। अलोह धातु वे होती हैं जिनमें लोह का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज वे होते हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। और बात करें अधात्विक की, तो इनमें धातु का कोई गुण नहीं पाया जाता है, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर आदि पाए जाते हैं। बात करें ऊर्जा खनिज की, तो ऊर्जा खनिज वे होते हैं जिनसे किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये सभी ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। कोई भी खनिज लगभग अकेला नहीं पाया जाता है। जैसे बात करें सीसा, जस्ता की, तो वो दोनों मिक्स में मिलते हैं, जैसे गैलेना होता है, इनका अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का अक्सर अयस्क भी होता है। लोहे का भी अयस्क के रूप में पाया जाता है, बाद में उसका परिसरण करके उनको अलग अलग किया जाता है। तो खनिज, किसी भी खनिज में अवयव या तत्वों के मिश्रण या संचयन तो अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनिजों के खनन की सुविधा उनके निर्माण व संरचना पर निर्भर करती है। जिस समय जैसे उनके निर्माण और जैसी इनकी संरचना होती है, उनके आधार पर उनके उत्पादन का कार्य किया जाता है। खनिज प्राय निम्न शैल समूह से प्राप्त होते हैं। इन पहले आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में इनकी अंदर दरार होती हैं या जोड़ होते हैं या भ्रंश घाटियाँ जो भी बन जाती हैं इनमें, उन्हीं के अंदर ये खनिज पाए जाते हैं। जैसे छोटे जमाव शिराओं के रूप में और वृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अवस्था में या गैस अवस्था के दरारों के सारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर होते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। तो इन आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की दरारों से जब ये खनिज ऊपर उठते हैं तो ये ठंडे होकर जम जाते हैं और खनिज का रूप ले लेते हैं। इनमें मुख्य खनिज हैं जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि। ये प्राय आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं अनेक प्रकार के खनिज अवसादी चट्टानों की अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण या दाढ़ जमाव संचयन का ही परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण बहुत ही लंबी अवधि तक अत्यधिक उष्मा व दबाव के कारण होता है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिज जैसे जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम को भी शामिल किया जाता है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। अवसादी चट्टानें होती हैं और वहाँ पर अगर शुष्क प्रदेश हैं तो वहाँ पे वाष्पीकरण जैसे होता है, उसी के आधार पर पोटास, जिप्सम, नमक आदि का निर्माण होता है। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। जिस धरातल पर चट्टानें पाई जाती है तो उनका अपघटन से पहुंचे खनिजों का निर्माण होता है। जिस चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। किसी भी धरातल के ऊपर पाए जाने वाली चट्टानें जब घुलनशील होती हैं तो वे अपरदन के कारण
अयस्क वाली चट्टानी जो कि शेष बचाती हैं, वो चट्टानी खनिज के रूप में काम में आती हैं, जैसे बॉक्साइट। उनका इस निर्माण इसी प्रकार से होता है। पहाड़ियों तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। जिन पहाड़ियों के आधार जी बिल्कुल हो गए, या घाटी तली की रेत में ऊपर से जो भी खनिज बहकर आते हैं वो नीचे आके जम जाते हैं, तो वो धीरे धीरे बाद में जल द्वारा घर्षित नहीं होते और वो बाद में खनिज का रूप ले लेते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम आदि पाए जाते हैं। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें अधिकतर व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनका आर्थिक महत्व कम होता है। महासागरों में जल के अंदर बहुत विशाल भंडार है खनिजों की, लेकिन ये बहुत छितराई रूप में होते हैं, तो इनका आर्थिक महत्व बहुत कम होता है और इनके उत्पादन में अधिक लागत आती है। फिर भी सामने आते हैं नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्र जल से ही हम प्राप्त करते हैं। महासागरीय तल में मैग्नीज ग्रंथियों की अपार संभावनाएं पाई जाती हैं। भारत में विविध प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनका वितरण असमान रूप से है। आमतौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक व अनेक प्रकार के खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीपीय भारत में ये देखने को हमें मिलते हैं। और प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों में गुजरात तथा असम की तलछटी चट्टानों में भी अधिकांश खनिज तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीप शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक एलो खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ के मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। यहाँ पर लगभग खनिज आर्थिक महत्व के खनिज नहीं पाए जाते। हाँ, ये कृषि की दृष्टि से उपजाऊ क्षेत्र है। अब बात करें लौह खनिज की, तो लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के लगभग 3/4 भाग का योगदान करते हैं। भारत में जितने भी खनिज उत्पादन होते हैं उनमें लगभग 3/4 का योगदान लौह खनिज करते हैं। यह धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। जितने भी धातु के शोधन के उद्योग हैं उनको लौह खनिजों की आवश्यकता होती ही है। पहला है लौह अयस्क। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। लौह अयस्क के बिना औद्योगिक विकास की संभावना नहीं की जा सकती। लौह अयस्क का सबसे बड़ा अयस्क है मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा, जो कि सर्वोत्तम किस्म का है। इसमें लोहा अयस्क लगभग 70% पाया जाता है। मैग्नेटाइट में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। इसमें लगभग 50 से 60% तक लोह के तत्व पाए जाते हैं। और भारत में लोह अयस्क की पेटियों के बारे में बात करें तो उनमें पहली है ओडिशा झारखंड पेटी। बात करें ओडिशा झारखंड पेटी की, तो ये उड़ीसा और झारखंड के मध्य में एक लंबी सक्रिय पेटी के रूप में पाया जाता क्षेत्र है। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क मयूरभंज जिले व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से जुड़ी हुई झारखंड के सिंहभूम जिले में भी गोवा तथा नोवा मंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो झारखंड में सिंहभूम जिले में गोवा तथा नोवा मंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। आगे बात करें दूसरी है तो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला की पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लोहे के 14 जमाव क्षेत्र मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने की आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बेलाडीला की पहाड़ियों में पाए जाने वाली हेमेटाइट में इस्पात बनाने के सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण पाए जाते हैं। इन खानों का लोह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तीसरा है बल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख खाने 100% निर्यात इकाई है। इन पश्चिमी घाट के कर्नाटक की पश्चिमी घाट की कुद्रेमुख खानों से जितना भी लोहा निकलता है वह सभी निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में गिने जाते हैं। लोह अयस्क करदम या स्लरी रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है, जो कि कर्नाटक के कुद्रेमुख खानों से निकलता है। बात करें अगली चौथी पेटी की, तो वह महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है और गोवा के मरमगांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। अब बात करते हैं मैग्नीज की, तो मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयाँ और पेंट बनाने में किया जाता है। उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत। आगे बात करते हैं एलॉय खनिजों की, तो इन खनिजों में तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आदि आते हैं। इनका उपयोग धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करते हैं तांबा की, तो तांबा के भंडार भारत में बहुत कम है। यह घातवर्धक तन्य और ताप के सुचालक होने के कारण इनका उपयोग विद्युत तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योगों में किया जाता है। तांबा एक बहुत ही घातवर्धक धातु है, जिसको कितना भी पीटा जाए तो यह खराब नहीं होता, और तन्य धातु भी है जिसको कितना भी लंबा किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खानी देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। वहीं झारखंड का सिंहभूम जिला और राजस्थान की खेतरी खाने भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट से सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेट से समृद्ध व्यापक विभिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का व सुचालक भी होता है। बॉक्साइट में अत्यधिक घातवर्धकता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मेकाल पहाड़ियाँ तथा बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहीं उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जिसके कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप है, जो राज्य के सबसे बड़े बॉक्साइट के निक्षेप है। वहीं बात करें अधातु खनिजों की, तो उनमें है पहला अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों या पतन क्रम में पाया जाता है, जो कि एक चद्दर के रूप में पाया जाता है और इनकी परतों को आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। अभ्रक पारदर्शी काले रंग के, हरे रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के अथवा भूरे रंग के हो सकते हैं। अभ्रक की सर्वोच्च पराविद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विसंस्वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक को विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले खनिजों में से एक माना जाता है। इसके उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण इसको विद्युत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में बहुत काम में लिया जाता है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। राजस्थान में भी अभ्रक के मुख्य उत्पादन क्षेत्र अजमेर के आसपास में देखने को मिलते हैं। वहीं बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजीराबाद पेटी अग्रणी अभ्रक उत्पादक है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादन पेटी है। अब बात करें चट्टानी खनिज की, तो उनमें है चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर अधिकतर अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और यह लोहे परगलन की भट्टियों के लिए भी एक अनिवार्य है। अब बात करें खनन के खतरे या जोखिमों के बारे में, तो खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को बहुत सी जोखिमों का सामना भी करना पड़ता है, जो वहाँ पे गहरी गहरी खाने हो जाती हैं उनमें। तो बात करते हैं, तो पहला है खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं से सांस लेने के कारण उनके फेफड़े संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों को गिरने से या जल पल्लवित होने से, अर्थात खदानों में जल के भराव होने से और कोयला की खानों में आग लगने जैसी खतरे भी मजदूरों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। खदान क्षेत्रों में उत्पन्न अवशिष्टों के कारण जल स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थ और खनिज तरल के मलबे से भूमि व मिट्टी का अवक्षय होता है, जो कि मृदा प्रदूषण का कारण है। अब बात करते हैं खनिजों का संरक्षण। तो खनिजों के जितने अधिक मनुष्य आज अपनी आवश्यकताओं से भी अधिक इनका दोहन कर रहा है, उस हिसाब से खनिजों को संरक्षण की आवश्यकता है। खनिज संसाधनों को सुनियोजित व सतत पोषण ढंग से प्रयोग में लेने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना जरूरी है। उसी के द्वारा खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। आगे बात करें तो निम्न कोटि की अयस्कों को कम लागत पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा, ताकि निम्न कोटि की जो अयस्क हैं उनका भी हम प्रयोग कर सकें। हम अधिकतर उन्हीं अयस्कों का प्रयोग करते हैं जो कि उच्च कोटि के होते हैं और निम्न कोटि के अयस्कों का प्रयोग नहीं करते। आगे धातुओं का पुनःचक्रण करना होगा और अन्य प्रतिस्पर्धन उद्योगों में खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय अपनाने होंगे। अब आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो वह ऊर्जा खनिज के बारे में। थैंक यू।